विरोध नहीं कर रहा, मैं व्यवस्था बता रहा हूं। और व्यवस्था आप जब तक नहीं समझोगे आप अपने हक अधिकार को नहीं पहचान पाओगे। आपके साथ में क्या हो रहा है वो नहीं पहचान पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2 अप्रैल को आपने भारत बंद देखा होगा। पूरे देश में भारत बंद हुआ। वो क्यों हुआ? इस देश में 70 साल से जो लोग शासन करते आए हैं उन लोगों ने कुछ ही अपने जाति और वर्ग की सुविधाओं को बांधने के बाद में बाकी के बचे लोगों की सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया। आपका रोजगार छीन लिया, आपकी नौकरियां छीन ली, आपको जो आरक्षण दिया गया है उसको खत्म कर दिया गया है, प्राइवेटीकरण कर दिया गया है और धीरे धीरे कानून में जो आपके अधिकार दिए हैं वो सारे के सारे अधिकार आपके खत्म किए जाते रहे हैं। तब आपने अब 2 अप्रैल को आकर के देखा कि हमारा तो जो SC ST का जो हमारा कानून था उसको जब तोड़ने की बात आई तब आप लोगों को इस चीज का पता चला। साथियों, मैं बताना चाहूंगा ये व्यवस्था क्यों चल रही है। जो शासन में बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज यदि आपको कोई भी काम करना है, क्या आप अपने साइन से कर सकते हो? अपने सिग्नेचर से, अपने मन से कर सकते हो? यदि आपको कोई काम कराना है और गवर्नमेंट से काम पास कराना है तो आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा, MLA MP के पास जाना पड़ेगा, मंत्री के पास जाना पड़ेगा। आपको तबादला कराना है तो आपको मंत्री के पास जाना पड़ेगा। ये सब चीज क्या है? ये पावर की चीज है और ये पावर से आपको भटकाने का काम किया जा रहा है। साथियों, मैं आपसे इस संदर्भ में 2 एग्जाम्पल दूंगा। हमारे जो, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा यहां, मैं सिर्फ सामाजिक 4 बात करके मेरी बात खत्म करूंगा। नंबर 1, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है हमें उसको कैसे मजबूत करना है और हमारे हक अधिकार है उन्हें हमें कैसे लेना है। 3 ही बात बाबा साहब ने बताई, उन्हीं पे फोकस करना चाहूंगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पीता है वो उतना ही दहाड़ता है। जिसको जितनी नॉलेज होती है वो उतना ही बोलता है। एक तरफ पढ़े लिखे आदमी को रख दो और दूसरी तरफ अनपढ़ गवार आदमी को रख दो। अनपढ़ गवार आदमी से कहो कि जाइए आप रेलवे का टिकट बुक कराइए, क्या वो करवा सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करवा सकता है? वो नहीं करवा पाएगा। वो रास्ता ही नहीं जान पाएगा कि टिकट विंडो का रास्ता जाता किधर से है। लेकिन पढ़े लिखे लड़के से आप कहोगे कि आप रेलवे का नहीं एरोप्लेन का टिकट बुक कराइए, वो कहीं भी नहीं जाएगा। यही बैठा बैठा अपना मोबाइल खोलेगा और वहां से वो अपना काम करके और टिकट बुक कर लेगा। ये होता है शिक्षा का अंतर। एक तरफ अनपढ़ और गंवार आदमी अशिक्षा के बिना बना रहता है और दूसरी तरफ वो संपूर्ण इंसान बन जाता है। और शिक्षा में भी एक महत्वपूर्ण चीज है, शिक्षा में भी अंग्रेजी महत्वपूर्ण चीज है। आप अंग्रेजी को जितना ज्यादा पियोगे, जितना उस पर अपनी मास्टरी पाओगे, आप उसमें उतना ही कॉन्फिडेंस अपना पैदा कर पाओगे। आप हिंदी पढ़ोगे सिर्फ देश में रह जाओगे, अंग्रेजी पढ़ोगे सीधा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाओगे। आप कहीं नौकरी भी नहीं करोगे, सैकड़ों रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। बिजनेस के, कई तरह तरह के धंधे के आपके लिए काम करने के लिए रास्ते खुल जाएंगे। ये सब अंग्रेजी की देन है कि बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया और आपको हक और अधिकार दिलाए। ये जितनी भी व्यवस्था स्वतंत्रता हम देख रहे हैं, ये सब बाबा साहब ने उसी की देन हम लोगों को दी है। साथियों, शिक्षा में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों के पास में 4 विकल्प है। आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होइए, हमारे बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए और पढ़ाने के बाद में उनको मुख्य राह पर, समाज की मुख्य धारा में जोड़िए। 4 रास्ते आपके पास में है। नंबर 1 रास्ता है आपका, सबसे टॉप शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको IAS IPS की तैयारी करनी चाहिए। आपको इससे नीचे का लेवल कभी भी रखना ही नहीं है मन में। डॉक्टर, इंजीनियर बनिए, आप बड़ी तैयारी करिए। और जब आप बड़ी तैयारी का लक्ष्य रखोगे तो ये चपड़ासी, पटवारी, तहसीलदार तो आप चुटकियों में पास कर जाओगे। ये तो यूं सेकंडों में ही आप लग जाओगे। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए साथियों। और जब आप IAS IPS नहीं बन पा रहे हो और आप कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं बन पा रहे हो तो आपके पास में दूसरा विकल्प है साथियों, आप लोगों को बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस जो करेगा और नोट जब पास में आएंगे, मेरी जेब में जब नोट होंगे, मैं बहुत सारी सुविधाएं डेवलप कर लूंगा, अच्छी गाड़ी लाऊंगा, अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छी सुख सुविधाएं घर में पैदा करूंगा, खेत खलियान की सैकड़ों बीघा जमीन खरीदूंगा, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा। ये किससे होता है? ये धन से होता है। और पैसा अच्छा होगा, मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा मेरा शरीर होगा, अच्छा शरीर होगा तो दिमाग भी मेरा अच्छा काम करेगा।
साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा दूसरा रास्ता आपके पास में बिजनेस का बस्ता, आप बिजनेस करिए। मेहनत मजदूरी से आप सिर्फ 250, 300, 400 रुपए कमा सकते हो। और यदि आपने धंधा करने का कोई एक ठेला भी लगा लिया तो 3000, 4000 रुपए कम से कम आप प्रतिदिन जेब में रख के घर के अंदर घुसोगे। तो आप मेहनत मजदूरी में ज्यादा पैसा है या बिजनेस में ज्यादा पैसा है, अंतर समझ सकते हैं साथियों। आपको बिजनेस करना चाहिए, दूसरा रास्ता। और तीसरा आपके पास में रास्ता बचता है, आप IAS IPS नहीं बन रहे, अधिकारी कर्मचारी नहीं बन रहे, बिजनेसमैन भी नहीं बन रहे, तो आप पॉलिटिशियन बनिए, आप राजनीतिक बनिए। आपके पास में बहुत सारा कानून का अधिकार और जानकारी होगी जो एक पढ़े लिखे वकील के पास होती है। राजनीति में आओगे, आपके पास में सारे अधिकारों का पता चल जाएगा, पूरी पावर आपके पास में आ जाएगी। जिस गांव में, जिस समाज के अंदर बड़ा लीडर होता है, उसके कोई काम नहीं रुकते, उसके काम सेकंडों में पास होते हैं साथियों। आपके सामने कई एग्जाम्पल है। और यदि आपके पास में ये तीसरा भी काम नहीं हो पा रहा और आपके जो लड़के नौजवान जो भटक रहे हैं, जो चप्पल चटका रहे हैं, रोड पर चप्पल चटका रहे हैं, उनके पास में 14 ऑप्शन है। और वो चौथा ऑप्शन है, आप बढ़िया तरीके के गुंडे बनिए, टॉप तरीके के गुंडे बनिए। किस तरीके के बनोगे? कोई चोरी चकोरी वाले नहीं, छेड़छाड़ वाले नहीं, शानदार बनिए। जो आदमी का सिर्फ एक काम होना चाहिए, मेरे हक अधिकार पर यदि कोई आंच आएगी मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा, वो ध्येय उसका होना चाहिए। मेरी समाज पे कोई आंच आएगी तो मैं किसी भी प्रकार से चुप नहीं रहूंगा, मेरे अंदर वो ध्येय होना चाहिए। चौथा विकल्प आपके पास में है, मरा तो मैं वैसे भी हूं, दिन रात में मर तो वैसे भी रहा हूं, मेरी समाज मर तो वैसे भी रही है। लेकिन यदि एक ढंग का भी गुंडा आपके गांव में हुआ, उस गांव के आसपास के सैकड़ों गुंडे डर जाएंगे। उस गांव में मत जाना भाई, उसमें वो फलाना बदमाश रहता है, साले के हाथ पैर काट देगा, वहां मत जाना। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये सब करने के साथ साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए, हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, हमारी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। आज हमारी समाज को हम देखते हैं, गरीब मिलेंगे, सूकड़े मिलेंगे, कमजोर मिलेंगे। कमजोर आदमी जब अपनी बात को कहना भी चाहेगा तो बहुत लेट निकल पाएगी। कैसे निकलेगी लेट? जैसे कोई कुएं में काम करने वाला आदमी आवाज लगाता है तो वो बहुत देर बाद में बाहर आकर के सुनाई देती है। ठीक वैसे ही आपको आपकी कमजोर शरीर से आवाज आएगी। साथियों, मैं माता बहनों से कहना चाहूंगा और मेरे सारे युवा समाज से कहना चाहूंगा, मेरी समाज से कहना चाहूंगा कि जब भी हमारी माँ बहनों की डिलीवरी होती है और जब वो प्रेगनेंसी पीरियड में होती है, आप उनको बहुत अच्छा शुद्ध खाना खिलाइए। हमने देखा है वो डगर ढीम खाती है, वो मत खाने दीजिए। आप उनको फल फ्रूट खिलाइए, आप ड्राई फ्रूट खिलाइए, आप उनको जूस पिलाइए, आप उनको अंडा मांस मछली जो भी खिलाना है खिलाइए। आप अच्छे से अच्छा भोजन उनको कराइए। और 9 महीने जब आप अच्छा भोजन आप अपनी महिला को दोगे तो डिलीवरी के टाइम पे जो आप ब्लड के लिए ढूंढते ढूंढते कोई डोनेटर है क्या, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। वो खुद सक्षम होगी, डिलीवरी को बर्दाश्त करने की ताकत उसमें होगी। और जो बच्चा आपका निकलेगा वो संपूर्ण तरीके से शारीरिक, मानसिक और हर तरीके से वो परफेक्ट निकलेगा। और उसको 8-9 साल जब आपने ठीक से खिला पिला दिया तो तंदुरुस्त आपका शरीर तैयार हो जाएगा। आपका समाज में यदि कोई मजबूत हमारे युवा यदि खड़े होंगे तो कोई भी किसी भी प्रकार से बात करने वाला खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई भी आपके प्रति गलत सोचने वाला नहीं मिलेगा। तो साथियों, परिवर्तन करना है तो आपको ये करने चाहिए। समाज में शान से जीना है तो आपको ऐसे जीना चाहिए। आज हमारे इस देश के अंदर SC, ST, OBC इन 3 वर्गों को बिल्कुल विखंडित किया गया है। बाबा साहब ने 6743 जातियों को 3 वर्गों में ला करके डिवाइड कर दिया, SC में, ST में और OBC में। और इन तीनों समाजों में SC, ST तो फिर भी समझ गई है, एक जगह आ गई है। OBC समाज हमारा अभी भी भटका हुआ है, वो अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहा कि हमारा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। उनके ऊपर हाथ चला करके और उनको सामने किया जा रहा है। आप देखते होंगे जब आप बाबा साहब ने SC, ST के लिए जब अधिकार लिखा था, उससे पहले OBC के लिए पहले अधिकार लिखा। अनुच्छेद 340 ये OBC के लिए लिखा। लेकिन उस समय के जो चंट चालाक लोग जो थे, उन्होंने देखा कि SC, ST के साथ OBC भी जुड़ गया तो 85% एक जगह हो जाएगा।
और हम अल्पमत में रह जाएंगे और हमारा कुछ भी जोर नहीं चलेगा। ये एकजुट हो गए, सरकार ये बनाएंगे, निर्देश ये चलाएंगे और निर्देश इनका चलेगा तो काम भी इनके होंगे। हम लोग फिर बैक के बैक हो जाएंगे। उन लोगों ने चालाकी से उन लोगों को कहा कि बाबा साहब आपको ना नीचा बनाना चाह रहा है, आप आरक्षण मत लो, आप ओबीसी का आरक्षण मत लो। और जबकि 52% आरक्षण ओबीसी का बनता है देश के अंदर, सबसे ज्यादा यदि संख्या है तो ओबीसी की है। उनको रोका गया और रोकने के बाद में अब तक भी वो लोग भटकते रहे हैं। और जब उनकी अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और शिक्षा का नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ, तो उन लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 340 तो बाबा साहब ने हमारे लिए लिखा है, हमें भी आरक्षण चाहिए। तो आज आरक्षण की मांग ओबीसी के साथी भी हमारे करने लगे हैं, लेकिन उनको पूरा आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। फिर उसके बाद में एसटी के लिए अनुच्छेद 341 लिखा और एससी के लिए तो सबसे लास्ट में अनुच्छेद 342 लिखा गया था साथियों, जो कहते हैं कि बाबा साहब एससी के हैं, बाबा साहब सर्व समाज के हैं, बाबा साहब इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के हैं। मानवता के अंदर यदि किसी ने कोई काम किया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हैं। वो विश्व में आप आज भी जो सर्वे करवाया गया था, उस सर्वे में सामने आया कि पिछले 300 वर्षों में कौन इंटेलेक्चुअल पर्सन ऐसा है जिसने इस दुनिया में अच्छा काम किया है। कोलंबो यूनिवर्सिटी से जो निकले हुए थे, उनमें 300 में से 100 ऐसे नाम आए थे जिन्होंने इस विश्व के अंदर कुछ अच्छा किया था। 100 का भी जब सर्वे करवाया गया तो 6 नाम आए और 6 का जब सर्वे हुआ तो बाबा साहब का नाम सबसे टॉप पे आया। आज विश्व के अंदर यदि कोई इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन